वेलकम टू परफेक्ट नॉलेज। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पर हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हमारी न्यू सीरीज मॉक टेस्ट सीरीज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, आपको पता है इकोनॉमिक्स के 8 की कंसेप्ट हैं, जो कि कंसेप्ट आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, जिनमें से एक है मनी, एक है ट्रेड, स्कैरसिटी, सप्लाई एंड डिमांड, कॉस्ट, मार्केट, गवर्नमेंट एंड ग्रोथ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया हैव? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन 1 है आपके लिए सोशलिस्ट समाजवादी, ऑप्शन बी है गांधीयन गांधीवादी, ऑप्शन सी है आपकी मिक्स्ड मिश्रित, और डी फ्री, या आप इसको बोल सकते हैं कैपिटलिज्म। ठीक है ना दोस्तों? फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलिए, कैपिटलिज्म बोलिए। ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलिए, कैपिटलिज्म भी आप इसको बोल सकते हैं, कैपिटलिस्ट बोल दीजिए, पूंजीवादी। ठीक है ना? चलिए बताइए दोस्तों, आज आज आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर कुछ परसेंटेज पर गवर्नमेंट का जो है वो स्वामित्व होता है, और कुछ एक जो अर्थव्यवस्था है वो फ्री, जो पूंजीवादी जो आपकी है, कैपिटलिस्ट है, उस मेथड से चलती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का जो मिश्रण होता है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ बैंक्स इन इंडिया? ठीक है ना, कि कौन सा भारत में बैंकों का नियामक प्राधिकरण कौन है? तो आपको पता ही है दोस्तों कि भारत में नियामक, जो बैंकों का नियामक प्राधिकरण है दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। तो बहुत प्राचीन इसके इतिहास की बात करें तो पहले 3 जो थे ना वो बैंक्स होते थे। 3 बैंक्स थे, ठीक है ना? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ जो है कलकत्ता, ठीक है? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है ना? ये तीनों बैंक मिलकर के जो बैंक बने उसको बोला गया दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोला गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला गया। ये बैंक जो है बाद में जाकर के इस बैंक ने, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने बाद में जाकर के आरबीआई के जैसे सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई। ठीक है ना? जब तक आरबीआई एग्जिस्ट नहीं करता था तब तक, उससे पहले जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो आरबीआई की भूमिका निभा रहा था, और ये इंपीरियल बैंक जो है बाद में बदल करके बन गया आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम, आरबीआई की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आरबीआई की बात कर रहे हैं। तो आरबीआई जो है वो आपका आया 1934 एक्ट के तहत 1935 में। ठीक है ना दोस्तों? जब ये 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया तो ये एक, मैं ये कह सकता हूँ कि 100 लोगों का बैंक था। ठीक है ना, जिनमें बहुत, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक प्राइवेट बैंक था। ठीक है ना, तब तक इसको जो है सरकार का बैंक नहीं कह सकते थे। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय था, वो था आपका कलकत्ता में, कोलकाता में इसका मुख्यालय था। 1937 कोलकाता से मुख्यालय बदल करके मुंबई कर दिया गया। ठीक है ना दोस्तों, मुंबई कर दिया गया, और फिर 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है ना, ये सरकार का बैंक है, यानी कि 1949 में सरकार ने सारे हिस्सेदारों को पेमेंट करके इस बैंक को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपने देख ही लिया है।
नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुआ और सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कहता है जनरली व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड? ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है और जब डिमांड जो है सॉरी जब प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना? लेकिन इससे पहले एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं अन्य बातें समान रहने पर। क्या बोलते हैं दोस्तों? अन्य बातें समान रहने पर। इसका मतलब ये है, ठीक है ना? अन्य बातें समान रहने पर का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस का इफेक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है ना? प्राइस के अलावा जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, उन फैक्टर्स को हम ये मान रहे हैं कि वो उसको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन अफेक्ट कर रहा है? प्राइस इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो नियम बनता है, वो बनता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना? इसलिए अन्य बातें समान रहने के लिए आप एक वर्ड का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, डॉक्टर मार्शल ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था, दैट इज़ सीट्रस पैरिबस। ठीक है ना? सेट्रस पेरिबस, ठीक है ना? सेट्रस पेरिबस कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सेट्रस पेरिबस का क्या मीनिंग है? तो आप ये कहेंगे कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले जैसे कि फैशन, ठीक है? वो डिमांड को अफेक्ट करेगा, कंज्यूमर की इनकम डिमांड को अफेक्ट करेगी, सेकंड जो उसकी रिलेटिव प्राइस मतलब रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है वो उसको इफेक्ट करेगा। वो सारे जो इफेक्ट हैं, जो डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे कांस्टेंट है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है वो क्या है? प्राइस, कीमत। तो जब कीमत मांग की बात की सब बात करें तो वो आ जाता है आपका इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ आप ये डायग्राम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशन? ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तो पता ही है कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो बुक जो है वो की थी एडम स्मिथ ने, और इस बुक को उन्होंने पब्लिश किया था 1776 में, ठीक है ना? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन हो गए? एडम स्मिथ हो गए। इन्होंने बुक लिखी जिस बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक का पूरा नाम क्या है? इस बुक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी into the nature into the nature causes and of wealth of nation। लेकिन ये प्रसिद्ध है वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से, इसलिए ये कई बार ये पूरा नाम भी आपके सामने देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आप ये कहेंगे कि यहाँ जो बुक का नाम था, ये वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक लिखी है वो 1776 में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये एडम स्मिथ की यहाँ पर जो है पिक आप देख पा रहे हैं, पब्लिश्ड हुई थी 1776 में। ठीक है, एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो राइट आंसर इज सी, एडम स्मिथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे से नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।